चलो जी। तो अभी तक हमने 1 to 10 डिस्कस किया ना, आज क्या 11 12 बोला था ना, तो 11 देखते हैं। ये क्या होता है? थोड़ा टाइम लगता है इसको। ये ना 11 नंबर। तो चलो भाई, जो भी डाउट है टेस्ट 11 में बताइए, चैट में या ऐसे। सो 1 to 10 में क्या है? 6 8 टेस्ट 11 का ना। 4 भी है। 4 6 8। 4 क्या कह रहा है कि अ ड्रंक मैन परफॉर्म्ड अ रैंडम वॉक ओवर position 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. The drunk man start from the point 0. He takes a successive unit step with probability p on right, 1 minus p on left. His steps are independent. X be the location of the drunk man after taking n step. Then ex is. हालांकि ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, कर सकते हो, ऐसे कुछ है नहीं। तो इसका क्वेश्चन जैम मतलब अभी तक आए नहीं है, बट ऐसे जनरल एक्सपेक्टेशन का है तो ट्राई कर सकते हो। तो ये आपको कह रहा है कि देखिए एक नंबर लाइन है मान लो, है ना, तो इस तरह से 0 1 -1 -2 2 इस तरह से एंड सो ऑन। तो अभी वो 0 पे है, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, पीछे की प्रोबेबिलिटी अच्छा पी है, पी और माइनस पी। सो आगे जाने की प्रोबेबिलिटी पी है, पीछे आने की प्रोबेबिलिटी 1/p है ना। एक्स है लोकेशन ऑफ द ड्रंक मैन आफ्टर टेकिंग एन स्टेप। तो एन स्टेप के बाद लोकेशन है उस पर्सन का। सो एक्स आई कैन टेक वैल्यू 0 2। सो इनिशियली 0 पे है, एक स्टेप बाद 1 पे जा सकता है, 2 पे। तो पूछा क्या है, ई एक्स इज इस एक्स पे लोकेशन ऑफ ड्रंक मैन आफ्टर एन स्टेप। तो एक काम करो ना, अभी एन को मैं, क्योंकि देखो हमें क्यों जनरल प्रूफ करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन ही तो सेलेक्ट करना है। तो अभी मान लो इनिशियली मैं अगर जस्ट एन को 1 रख दूं, तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि ऑप्शन में भी एन है, तो इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। सो एक्स विद द लोकेशन ऑफ द ड्रंक मैन आफ्टर 1 स्टेप। अब सोचो, तो लोकेशन, तो एक स्टेप बाद या तो 1 पे होगा या -1 पे होगा, यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनिशियली ही वॉज एट 0। सो अगर फॉरवर्ड जाता है तो 1 पे, बैकवर्ड तो -1 पे। और प्रोबेबिलिटी में हाफ हाफ, मतलब वैसे में दिमाग में हाफ हाफ चल रहा है, लेकिन ये हाफ हाफ केस नहीं है, पी और माइनस पी है, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन में जो दिया वो यूज़ करना है।
सो आगे जाने की प्रोबेबिलिटी p है, राइट की, लेफ्ट की 1 माइनस p, तो इसकी p, इसकी 1 माइनस p। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ex, तो क्या आएगा 1 इंटू पी और -1 इंटू दिस, तो -1 प्लस पी, सो 2p माइनस 1, जब n 1 है। अब हर ऑप्शन में n को 1 रखो, देखो कौन सा ऑप्शन 2p माइनस 1 के इक्वल आएगा, है ना। यू पुट n इज इक्वल टू 1 इन ईच ऑप्शन, तो 2p माइनस 1 पहला ही बनेगा, बाकी 2p प्लस 1, 2p 0। तो इसका मतलब देखो, तो हमने जो एग्जाम्पल लिए n को 1 फिक्स किया, वो एक एग्जाम्पल था, क्योंकि n कोई भी n के लिए आपको डिराइव करना है। तो अभी हमने क्या किया कि एक n को 1 फिक्स कर दिया, तो उसके लिए हमारा आंसर आया 2p माइनस 1। तो n को 1 रखने पे ऑप्शन में भी आना चाहिए, तो बाकी बी सी डी ऑप्शन में 2p माइनस 1 आ ही ना, इसलिए आउट हो गया वो, क्योंकि एक काउंटर एग्जाम्पल एनफ है फॉल्स करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ ए इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सिक्स्थ। सो सिक्स्थ में जो आपका है, bag contains a coin of value m and a number of other coin whose aggregate value is small m। एक बैग में एक कॉइन, इसकी वैल्यू कैपिटल m है, और नंबर ऑफ अदर कॉइन्स whose aggregate value is m। अच्छा, a person draws coin one at a time till the draws the coin of value m, so find the value of his expectations, ex निकालना है। तो जैसा इसने कहा, एक बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स है, एक कॉइन है जिसकी वैल्यू m है, एंड नंबर ऑफ अदर कॉइन्स हुज एग्रीगेट वैल्यू इज m। एग्रीगेट मतलब क्या, सम, ऐसे कुछ ना। तो मान लो अगर ऐसा बोलूं कि देयर आर k नंबर ऑफ कॉइन्स, लेट से, जिसकी टोटल सम जो है m है, तो इसका क्या मतलब हुआ, k नंबर ऑफ कॉइन्स है, क्या नाम दोगे, मान लो a1 a2 ak, और यहां ऐसा बोल रखा है a1 प्लस a2 प्लस ak इज m, इस तरह से कुछ, कि अ नंबर ऑफ अदर कॉइन्स हुज एग्रीगेट वैल्यूज m। तो एग्रीगेट का मतलब मैं सम ले रहा हूं, सम इज m, ठीक है। तो मान लिया a1 a2 ak, सो इस बॉक्स में टोटल कितने कॉइन है, अब m प्लस 1 कॉइन है टोटल, सॉरी k प्लस 1 कॉइन है टोटल, नंबर ऑफ कॉइन k प्लस 1 है ना। सो जो नंबर ऑफ कॉइन्स इन बॉक्स, दिस इज k प्लस 1। पूछा क्या है आगे, a person draws coin one at a time till the draws the coin of value m, so find the value of his expectation। तो अब x क्या है, मान लो a person draws coin one, मतलब one coin at a time ना, one coin at a time till he draws the coin of value m। तो वो m वाला कॉइन जब तक ना आ जाए, सो क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ हीज एक्सपेक्टेशन, उसके एक्सपेक्टेशन की वैल्यू बताओ। तो एक्सपेक्टेशन क्या, अमाउंट का या ट्रायल का, तो टिल ड्रॉज द कॉइन ऑफ वैल्यू m, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ हीज एक्सपेक्टेशन, तो मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऐसा कुछ पूछ रहा है ना, एग्रीगेट वैल्यू, तो मतलब मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है कि कॉइन की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या है। ओके, सो एक केस क्या हो सकता है कि पहले ट्रायल में ही वो एम कॉइन वाला ड्रॉ कर ले, एक ये केस है, नहीं तो फिर दूसरे ट्रायल में, नहीं तीसरे ट्रायल में, चौथे ट्रायल में, इस तरह से। पर इसमें हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लग सकती, हाइपर ज्योमेट्रिक अगर लगाएंगे, क्या वो बाकी कॉइन आइडेंटिकल है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना, अगर आइडेंटिकल लेंगे तो एक सक्सेस है, बाकी फेलियर रहेगा, लेकिन टोटल तो k प्लस 1 कॉइन ही है। जैसे अभी मैं, चलो मान लो ऐसा लेता हूँ, x जो है अभी के लिए नंबर ऑफ ट्रायल है, तो पहला कॉइन ही ड्रॉ किया और वो आ गई m, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, शायद वो आ जाएगा जो आप कहना चाह रहे हैं, तो उसे ड्राइव करके देखता हूँ, मे भी उसे आंसर आया है अगर आपने सॉल्व किया है तो हमें एक्सपेक्टेड
अमाउंट पूछ रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड अमाउंट। जैसे एक्स मैं यहां भी ले रहा हूं, एक्स है नंबर ऑफ ट्रायल, ट्रायल नंबर एट विच क्वाइन जिसकी वैल्यू एम कम्स, ऐसी कोई जिसकी वैल्यू एम है वो वाली आ जाती है। तो पहले ट्रायल में ही आपने एक क्वाइन ड्रॉ किया एट अ टाइम, सो क्या प्रोबेबिलिटी है पहले ट्रायल में ही एम वैल्यू वाली क्वाइन आ जाएगी। टोटल कितने क्वाइंस है इसमें, k+1, और पहले ट्रायल में ही एम वाली आ जाएगी, तो 1 आउट ऑफ k+1 चांस है, ये हो जाएगी। अच्छा, यहां पे अगर आपको बोलूं मैं कि जो वैल्यू है, वैल्यू या अमाउंट, तो उसका अमाउंट अभी कितना रहेगा, एक क्वाइन आया एम वैल्यू का, तो ये आ जाएगा। दूसरा, क्या प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ना, वी रैंडम वेरिएबल बोलता हूँ वैल्यू। सो उस केस में एक क्वाइन ड्रॉ हुआ, फर्स्ट ट्रायल में ही एक क्वाइन आ गया जिसकी वैल्यू है दिस। सो यहां से इसको और अगर आसान बना तो आप सबकी इक्वल वैल्यू ले लो, है ना। इसमें मान लेता हूँ सारे क्वाइन इक्वल, टोटल m है, तो a बाई क्या 1/1 ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो अभी देखो ठीक है। तो यहां से क्या रहेगा, अभी वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ द सम अमाउंट, टोटल एक क्वाइन ड्रॉ किया ना वो वैल्यू m की है, तो क्वाइन की जो वैल्यू एग्रीगेट वैल्यू है वो m है। x बराबर 2 लेते हैं। सो ये बताइए सेकेंड ड्रॉ में उसको m वाला क्वाइन आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट है। 1 एट अ टाइम टिल a person draws a coin 1 at a time till he draws the coin of value m. So what I think is ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। जो आप कह रहे थे हाइपर ज्योमेट्रिक कह रहे थे, नेगेटिव एनिमल कह रहे थे। सर हाइपर जियोमेट्रिक की। अच्छा, हाइपर ज्योमेट्रिक, तो हाइपर ज्योमेट्रिक से सोच सकते हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक में क्या निकालते हैं हम लोग कि एक्स इज नंबर ऑफ रेड, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता ना कि टिल वी ड्रॉ, वहां तो ये होता है कि टोटल बॉक्स में इतने हैं, उसमें से नंबर ऑफ कॉइन्स ये निकालने होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है ना। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए जैसे था 5 रेड और 6 ब्लैक है, इस तरह से टोटल 11 हुए। एक्स है नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन, आपने 4 बॉल ड्रॉ किए, उसमें कितने रेड आएंगे। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे है कि तब तक ड्रॉ करना है जब तक कि वो कॉइन ना निकला जिसकी वैल्यू एम है, सिंगल कॉइन जिसकी वैल्यू कैपिटल एम है, वैसा। तो इसको अगर ऐसे सोचे कि सेकेंड ड्रॉ में, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है, तो नेगेटिव बाइनोमियल में नहीं लगेगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक बाइनोमियल, बर्नौली, ये सब तब लगता है जब ट्रायल बर्नौली ट्रायल होता है। बर्नौली ट्रायल में क्या होता है कि ट्रायल्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंडिपेंडेंट होते हैं, तो मतलब हर बार सक्सेस प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, तो इसलिए विथ रिप्लेसमेंट का केस होना चाहिए। तो यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो वो नहीं लगेगा, ठीक है। देखो, तो सेकेंड ड्रॉ में ये क्वाइन आएगा, तो इसका मतलब पहले ड्रॉ में कोई एक दूसरा क्वाइन आया होगा, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, के फेवरेबल चॉइसेस है आउट ऑफ k+1। ये अदर क्वाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सो इनमें से कोई एक क्वाइन आया होगा अदर में से, वैल्यू m वाली और अदर, तो ये k चॉइसेस हैं आउट ऑफ k+1। अब एक क्वाइन बाहर हो गया, तो नाउ द बॉक्स हैज ओनली k टोटल क्वाइंस, जिसमें a का वैल्यू m वाली और k-1 है अदर वैल्यूज वाली। हमारा टारगेट है कि m क्वाइन ड्रॉ करना। मैंने कहा फर्स्ट ट्रायल में ही ये आ जाए, सेकेंड ट्रायल में, फर्स्ट टाइम में अदर आएगा, सेकेंड ट्रायल में ये आ जाए। तो अब ये कितना है, एक कितने में से, आउट ऑफ k है, क्योंकि एक क्वाइन निकल चुका है, विदाउट रिप्लेसमेंट केस है ना। जब भी लिखा हो एट रैंडम ना, सो है ना, वन एट अ टाइम टिल ही ड्रॉ। टिल ड्रॉ क्या मतलब है, एक निकाल रहा है, देख रहा है कि नहीं आया, छोड़ दिया, दूसरा निकाला वापस, इस तरह से तब तक जब तक कि m वैल्यू वाला ना आ जाए, ये चीज़ है। तो यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। सो ये है। अब बताओ इस वाले केस में, तो ये प्रोबेबिलिटी तो एट द एंड कैंसिल होके 1/k+1 ही आ जाएगी। अब इस वाले केस में क्वाइन की वैल्यू कितनी है, अभी इसने कितने क्वाइन ड्रॉ किए, अगर आप देखेंगे तो सेकेंड ड्रॉ में m वैल्यू वाला क्वाइन, तो 2 क्वाइन ड्रॉ किया है। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दैट क्वाइन नाउ, कैसे डिसाइड करेंगे आप। तो एक काम करते हैं ना, इसको डिफरेंट लेने के बजाय हम मान लेते हैं देर आर, जैसे कहा ना k क्वाइंस हैं, तो ऐसा मान लेते हैं अभी के लिए, ये इजी रहेगा कि द क्वाइन ऑफ वैल्यू m/k एंड सो ऑन m/k, इस तरह से डिफरेंट क्वाइंस है ना, तो ऐसा मान लेते हैं। टोटल सम क्या आ जाएगी अभी, ठीक है, टोटल सम तो अभी भी m आ जाएगी इस तरह से, तो वैसा फिर वो दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी क्वाइन की वैल्यू कितनी है,
अब अगर देखें, क्योंकि वैसे फिर ना हर बार आपको अलग सोचना पड़ता है कौन सा वाला आया, तो अभी हमने, क्योंकि ऐसा कुछ ने कहा नहीं है कि वैल्यू डिफरेंट था, क्योंकि ऑल केसेस में ट्रू होगा तो इसके लिए भी ट्रू होगा। तो अभी कॉइन की वैल्यू क्या है, पहला कॉइन अदर में से आया था जिसकी वैल्यू थी m बाई के, दूसरा कॉइन m वाला आया, ठीक है, ये है। अगेन नेक्स्ट केस जो आप लेंगे, सो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में क्लिक करता है सॉल्व करो, नहीं तो स्किप करो, क्योंकि टाइम किल करने का कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम में, क्योंकि और बाकी क्वेश्चन होंगे जो आप इजीली कर पाओगे। तो पहले वो करो, देन एंड में जब कुछ नहीं बचा है करने को, तब ये सब क्वेश्चन आराम से ट्राई करो। खाली बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ करना है। लेकिन इनिशियली तुम्हें लगे कि ये मतलब थोड़ा टीडियस है, टाइम लग सकता है, या करने के बाद भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आया सही हो गलत होगा, तो ज़्यादा टाइम मत दो, एंड में देखना टाइम बचे तो। यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, x इज 3। सो मैं कह रहा हूँ तीसरे ड्रॉ में मुझे m वैल्यू वाली कॉइन मिलेगी। तो पहले ड्रॉ में कोई अदर वाला आया होगा, 1 आउट ऑफ k प्लस 1, नहीं k आउट ऑफ, है ना, देर आर k कॉइन्स ऑफ अदर वैल्यू, एक बाहर हो गया अब। सो दूसरे वाले में भी सेकेंड ड्रॉ में भी अदर वाला कॉइन आया होगा, तो अब कितने हैं वो, अदर k माइनस 1 है आउट ऑफ k। तीसरे ड्रॉ में m वैल्यू वाला आएगा, तो 1 है आउट ऑफ k माइनस 1। तो पहले k प्लस 1 कॉइन था, उसमें देर आर k अदर वैल्यू वाला कॉइन है, एक बाहर हो गया अदर वैल्यू वाला, तो नाउ देर आर k माइनस 1 कॉइन्स ऑफ अदर वैल्यू आउट ऑफ k, वो भी बाहर हो गया। अब थर्ड टाइम में बॉक्स में टोटल k माइनस 1 कॉइन्स, उसमें एक वैल्यू m वाली है, तो 1 आउट ऑफ, तो एट द एंड ये भी कैंसिल होकर 1 बाई k प्लस 1 ही आएगा। एंड वैल्यू क्या आएगी इस केस में, जैसे मैंने यहाँ फिक्स कर रखा है कि, है ना, m बाई के, m बाई के, m बाई के, सबको इक्वल कर दिया इस तरह से, और सम टोटल वो है, तो यहाँ कितना आएगा, 2m बाई के रहेगा प्लस m, ऐसा, क्योंकि दो वैल्यू अदर, टू कॉइन्स आर ऑफ अदर वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमने m बाई के ले रखी है, एंड अदर m है, इस तरह से एंड चलता रहेगा। तो एक चीज आपको समझ आ रहा होगा, हर बार प्रोबेबिलिटी तो यही आनी है, प्रोबेबिलिटी ईच टाइम यही आएगी, है ना। और कहाँ तक जाएंगे हम लोग, चलो, तो सबसे बुरी सिचुएशन में क्या होगी, लास्ट कॉइन आएगी वैल्यू 1 वाली, तो उसमें क्या होगा, तो जैसे हम निकालेंगे x इज इक्वल टू, कहाँ तक जाना है, कितने कॉइन है टोटल उसमें, k प्लस 1 लिया ना हमने, सो हो सकता है k प्लस 1th ट्रायल पे m वैल्यू वाली कॉइन आएगी, फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, एक एक निकलता जा रहा है। k प्लस 1 ट्रायल में मतलब पहले k जो कॉइन्स थे वो बाहर हो गए अदर वैल्यू वाले, फिर लास्ट कॉइन जो है m वैल्यू वाला, तो पैटर्न समझ के ये आ रहा है कि हर बार आंसर k प्लस 1 ही आएगा। अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू अमाउंट इन दिस केस, मतलब जो कॉइन ड्रॉ हुआ उसका टोटल अमाउंट कितना है, जैसे एक कॉइन का अमाउंट m कैपिटल M मान लो 10 रुपए ऐसा समझ लो, फिर एक एक रुपए के 10 कॉइन ऐसा समझ सकते हो आप, तो उस तरह से कुछ, या तो अब अमाउंट कितना होगा, तो हमने पहले क्या किया, जो वैल्यू m बाई के थी वो वैल्यू वाली टोटल मेरे पास कितने कॉइन्स थे, हमने के कॉइन ड्रॉ कर लिए, m बाई के आ गया, और लास्ट कॉइन जो था वैल्यू m वाली थी, m बाई के, फर्स्ट कॉइन की वैल्यू m बाई के, दूसरे कॉइन की m बाई के, एंड सो ऑन। तो देर आर k कॉइन्स ड्रॉ हुआ जिसकी वैल्यू m बाई के है, और लास्ट कॉइन जो है वैल्यू m वाली है, तो ये आ गया। अब हमें एक्चुअली EX नहीं निकालना, EX होता एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल एट विच वी गेट द कॉइन ऑफ वैल्यू m। आपसे ये नहीं पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन देख के ये समझ आ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, और वैल्यू वर्ड पहले भी यूज हुआ है कि अ कॉइन कंटेन बैग कंटेन अ कॉइन ऑफ वैल्यू m, तो एक कॉइन है जिसकी वैल्यू m है, कैपिटल M 20 रुपए हो सकता है कि 20 रुपीज का कॉइन है, एग्जाम्पल कैपिटल M 20 है, तो एक कॉइन जिसकी वैल्यू कैपिटल M है, यहाँ वैल्यू 20 रुपीज हो, ये बोलना चाह रहा हूँ। आगे क्या है, अ नंबर ऑफ कॉइन्स, बहुत सारे और अदर कॉइन्स हैं, हुज एग्रीगेट वैल्यू इज m, जो टोटल m हो रहा है, तो हमने क्या कहा कि k कॉइन्स हैं, ईच की वैल्यू m बाई k कर दिया, तभी आंसर सेम ही रहेगा। अब पूछ रहा है कि अ पर्सन ड्रॉज अ कॉइन, और आंसर क्योंकि क्वेश्चन में दो ही वेरिएबल यूज हुआ है, स्मॉल m कैपिटल M, तो आंसर स्मॉल m कैपिटल M में ही चाहिए। पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, निकालो एक्सपेक्टेशन। तो अभी मैंने किसका क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट निकालना है, कि वैल्यू ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो अमाउंट आएगी वो निकालनी है कितनी होगी। यहाँ पे जो v मैंने लिखा है ना, रैंडम वेरिएबल v लिखा है, v का एक्सपेक्टेशन निकालना है आपको, सो यू हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल v, नॉट x, क्योंकि वही जो x है वो v को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो या तो ऐसा समझ सकते हो कि जब यहाँ देखो, जब v की वैल्यू पहले में क्या था m थी,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/k+1। अगले वाले केस में v की वैल्यू है m/k+1, तब भी वैल्यू है 1/k+1। नेक्स्ट केस में v की वैल्यू है 2m/k+m, तब भी प्रोबेबिलिटी 1/k+1 थी। एंड लास्ट केस जो है k टाइम m/k+m, मतलब सारे क्वाइन आ जाएंगे, लास्ट में ये आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/k+1 है। टोटल ऐड करोगे तो क्या आएगी? 1 आएगी। ये पीएमएफ निकाला v का, समझ लो, या x का करस्पॉन्डिंग इफ एंड ओनली इफ है, तो टोटल सम 1 आएगी, क्योंकि k+1 टर्म्स हैं और ईच की प्रोबेबिलिटी 1/k+1 है। तो ये तो आ गई। अब निकालो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v, जो कि क्वेश्चन ने पूछा, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है आपसे। तो ये तो सब में कॉमन ही है, निकालो। सॉल्व कर पाओगे? सो हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v। सो होगा क्या? 1/k, कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेशन? समेशन xi/pi। तो ये एक्साइज हैं, ये पीआईज हैं, पीआई तो कॉमन है, तो सब में कॉमन आ जाएगा। सो 1/k+1 बाहर, समेशन एक्साइज। सो कैपिटल M, दूसरा था m/k+m, तीसरा था 2m/k+m, यही था ना। एंड इट विल कीप रनिंग अंटिल k m/k+m। एंड नाउ इसको जरा सम करो भाई, कितना आता है। तो 1/k+1 यहाँ है, कितना आएगा? तो पहले m वाला ऐड कर लो। m वाला कितने टर्म्स हैं? m टोटल k+1 टर्म्स हैं। सो k+1 टर्म्स हैं m वाली। अब बाकी देख लो, m अगर कॉमन लोगे तो क्या बन रहा है? 1/k, 2/k, तो m/k कॉमन लो ना। अगर m/k बाकी में से कॉमन लोगे तो बचेगा 1 + 2 अप टू k, यही बचेगा जी। ये है, सिंप्लीफाई करो इसको। तो 1/k+1 और ये है k+1 इंटू कैपिटल M, और यहाँ 1 + k का वैल्यू क्या होता है? k इंटू k+1/2, और यहाँ है स्मॉल m/k, तो ये यहाँ से कट गया, k+1 कॉमन निकाल के उससे कैंसिल कर दो, तो बचा गया, देखो ध्यान से, ये आ गया। तो ये एक अप्रोच है कि हमने मान लिया कि देयर आर k नंबर ऑफ डिफरेंट क्वाइंस हुज एग्रीगेट वैल्यू इज m, तो ईच को इक्वल अमाउंट दे दिया, m/k m/k m/k, है ना। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि, है ना, 1-1 रुपये का 10 क्वाइन है, तो टोटल 10 रुपये हो गए, तो 10/10 10/10 10/10, इस तरह से 10 बार है। ओके जी, देख लो, तो वैसा आ जाएगा। तो दिस इज आंसर। सो ये 6 था। 8th भी किसी का डाउट है? देखो 8th में क्या है। सर ए- एक मिनट स्लाइड दिखा दीजिए। जी, यस सर। सो 4 6 8 हो गया, नहीं 4 6 हुआ है ना, 8 अभी। तो 8 नंबर ये क्वेश्चन है, देखो 8 कह रहा अफेयर, अफेयर, 7 भी बता दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। सो 2 balls are dropped in such a way that, so 2 balls are dropped in such a way that each ball is equally likely to fall into one of the 4 boxes, है ना, इस तरह मान लो। सो देर आर, है ना, इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए कि लाइक 5 balls are thrown into 6 boxes या 3 balls are thrown into 5 boxes, इस तरह क्वेश्चन थे, तो वैसे ही है। सो 2 balls are dropped in such a way that each ball is equally likely to fall into one of the box, बोलता हूँ, ठीक है। सो both balls fall into some box, so x denote the number of an unoccupied, ना, occupied, सॉरी, unoccupied, स्पेस नहीं होना चाहिए ना, unoccupied बॉक्स एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द मोमेंट जेनेटिक फंक्शन? तो एमजीएफ तो तब निकलेगा जब आप पहले पीएमएफ निकालेंगे, तो आपको पहले पीएमएफ निकालना पड़ेगा, फिर एमजीएफ निकालना पड़ेगा। सर इसका और इजी है, डायरेक्ट ऑप्शन से दिख रहा है, ऑप्शन ए ट्रू है। अच्छा, ओके, देखिए आप ऑप्शन ए।
थ्री पॉलिट के 3 पे 3/4 और 2 पे 1/4 खत्म। लेकिन कैसे पता 3/4 1/4? बाकी सब वही। वो अच्छा एमजीएफ से दिख रहा ना, बाकी सबका सम 1 होगा ही नहीं। ओके। एक तो देखो, अगर ऐसे डिस्कार्ड करने का भी ठीक है, एग्जाम में टेक्निक्स हेल्प करता है। जैसे हम लोग एमजीएफ की प्रॉपर्टी जानते हैं, तो कुछ ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट किए जा सकते हैं कि टी को 0 रखने पे 1 आना चाहिए, वैसे तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे एक तो ये है, पहली बात, एमजीएफ में जो डिस्क्रीट में बीच में माइनस नहीं आएगी कभी ना, क्योंकि डिस्क्रीट में जो एमजीएफ होता है वो होगा समेसन, क्या होता है, पी आई इंटू ई की पावर टी इंटू एक्स आई, आई जितने भी टर्म्स होंगे। तो ये कभी बीच में ये नेगेटिव, ना तो ये नेगेटिव हो सकता ना ये नेगेटिव हो सकता, तो नेगेटिव वाला तो ऐसे ही आउट हो गया। मतलब ये समझ लो कि बी और डी तो ऐसे ही आउट हो गया, क्योंकि बी में बीच में माइनस है और डी में भी माइनस है, तो बी और डी ऑप्शन तो आपका ऐसे ही आउट हो गया। अब क्योंकि माइनस बीच में नहीं आएगा एमजीएफ में कभी भी ना, मतलब डिस्क्रीट की बात करो, नॉट फॉर द कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में ऐसा मिल सकता है कुछ, हम डिस्क्रीट की बात करें। डिस्क्रीट वाले केस में ऐसा बनेगा ना, पी आई की पावर टी एक्स आई, पी आई हमेशा नॉन नेगेटिव है, टी आई तो नेगेटिव तो आएगा ना डिस्क्रीट में, क्योंकि डिस्क्रीट का ही फॉर्म दिख रहा है इसीलिए। सो ये भी आउट हो जाएगा क्योंकि 2 है दोनों, प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होगी। सी में क्या कर रखा है, दोनों पे 2 रख रखा है। ओह, ये शायद टाइपिंग में गलती कर रखा, ऑप्शन ये होगा। नहीं नहीं, वो टाइपिंग में एरर कर रखा, 3 होना चाहिए उसमें, जब लिखा है तो 2 3 होना चाहिए। वैसे तो ये भी क्योंकि 2 है तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन में थोड़ा इसको चेंज करना, वो पावर में 3 ही है। सो जो सी ऑप्शन बनाया गया है 1/4 ई की पावर 2t प्लस ई की पावर 3t है एक्चुअली, लेकिन वो गलती से वहां 2t ही लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है ना। तो जस्ट पीएमएफ निकालना है आपको, पीएमएफ निकाल के एमजीएफ आ जाएगा। सो ओके देखिए, सो इसमें ठीक है ना, मैं मेनली आपको निकालना है कि देयर आर 2 बॉल्स 4 बॉक्सेस हैं, है ना। तो ठीक है, 4 बॉक्स है, सो 1 2 3 4। अब आपको यू आर ड्रॉपिंग, है ना, हम लोग थ्रो कर रहे हैं 2 बॉल्स इनटू 4 बॉक्सेस। सो क्या प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड बॉक्सेस, तो एक्स जो है, एक तो ये बोल रहा हूँ जैसे एमजीएफ ये है ना, तो बाकी तो वैसे डिफाई कर लेगा वो। सो है ना, पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये तो जस्ट एक तरीका है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो एक्स जो हमें दे रखा है नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड मतलब क्या, एम्प्टी, एम्प्टी बॉक्सेस। सो नाउ अब देखो क्या होगा, 2 बॉल्स को थ्रो कर रहे हैं हम लोग 4 बॉक्स में, तो टोटल नंबर ऑफ वे 2 बॉल्स कैन बी थ्रोन इनटू 4 बॉक्सेस। तो ईच पहले बॉक्स के पास 4 चॉइस है, सेकेंड बॉल के पास भी 4 चॉइस है, तो टोटल 4 स्क्वायर मतलब 16 चॉइस टोटल है जी। एंड अब नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड बॉक्सेस एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब ये 2 बॉल्स हैं, तो क्या हो सकता है, या तो दोनों बॉल एक ही बॉक्स में चले जाए, तो क्या होगा, 3 बॉक्स एम्प्टी रह जाएगा, एक सिचुएशन ये है। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू मैं बता रहा हूं कि x की पॉसिबल, या तो 3 बॉक्स एम्प्टी रह जाएगा अगर एक ही बॉक्स में चला गया, या 2 बॉल्स कैन मैक्सिमम फिल 2 बॉक्सेस।
तो 2 फिर भी एम्प्टी रह जाना है, ठीक है। सो अब 2 बॉल्स को थ्रो कर रहा है ट्रेंड में, क्या हो सकता है दोनों बॉल एक ही बॉक्स में चले जाए, तो 3 एम्प्टी रह जाएंगे। और अगर दोनों बॉल जो है 2 डिफरेंट बॉक्स में गए, स्टिल 2 बॉक्स खाली रहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। सो यहां से जस्ट आपको अब ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि x इज इक्वल टू 3 का निकाल देता हूं, क्योंकि 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, P1 प्लस P2 बराबर 1, तो जो P1 आएगा P2 उसका है ना 1 माइनस आ जाएगा। तो x बराबर 3 का मतलब 3 बॉक्सेस आर अनऑक्यूपाइड, तो इसका क्या मतलब है कि बोथ बॉल्स फॉल इनटू द सेम बॉक्स। तो ऐसा कब होगा, ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉल फर्स्ट बॉक्स में ही चले जाए, है ना। तो इट इज 1 आउट ऑफ 4 चॉइसेस। मान लो ऐसा हो दोनों बॉल फर्स्ट बॉक्स में ही चला गया, सो 1 आउट ऑफ 16 चॉइस, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी लिखेंगे आप यही है एक। लेकिन अब हमने भी फिक्स किया कि पहले बॉक्स में ही चला गया, बट देयर आर 4 डिफरेंट केसेस कि बोथ बॉल में फॉल इनटू फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स और फोर्थ बॉक्स, देयर आर 4 चॉइसेस, तो इनटू 4, तो ये आपका 1/4 आ जाएगा जी, देख लो। सो ठीक है, तो ये आ गया 1/4, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 आ जाएगी 3/4। अब ये PMF आ गई तो MGF नहीं आ जाएगी, तो हो गया MGF। सो जब PMF लिख दिया तो MGF इजिली आ जाएगी। सो MGF होती है xi इंटू ई की पावर t xi एक्सपेक्टेशन। सो P1 है 1/4 e की पावर 2t, नहीं 3t, 1/4 e की पावर 3t, 3 पे है, प्लस 3/4, एक बार चेक कर लो भाई सही है ना, 2t, किसी को डाउट है तो पूछो। तो ये आ गया 1/4 कॉमन ले लो तो आपको दिख जाएगा। सो दिस इज आंसर, ओके। सो बस ये सी ऑप्शन को करेक्ट हो जाएगा, ई की पावर 3t होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, तो बस वो है ना इधर उधर किया है। तो 2 के साथ 3 है ना। सो प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 कैसे आई बता दीजिए एक बार। हाँ 3 बॉक्सेस एम्प्टी रह जाएंगे। आप खुद अपना लॉजिकली देखो, आप खुद से क्वेश्चन पूछो, आपको खुद ही को आंसर करना है, तभी एग्जाम में ऐसे ही होगा ना। एग्जाम में वहां तो मैं होऊंगा नहीं, कोई किताब होगा नहीं, कोई सोल्यूशन भी नहीं होगा, तो आपको खुद को कन्विंस करना है। तो आप खुद से पूछो ना कि x बराबर 3 का क्या मतलब है। तो x मैंने क्या डिफाइन किया है, नंबर ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस। सो मतलब हम फाइंड कर रहे हैं कि 3 बॉक्सेस आर एम्प्टी। अब आप खुद से पूछो ना कि 4 बॉक्स है, 2 बॉल्स हैं, 3 बॉक्स एम्प्टी रह गया, तो इसका क्या मतलब है कि दोनों बॉक्स जो है 2 बॉल्स आर फॉल इनटू सिंगल बॉक्स। अब सोचो क्या हो सकता है कि चारों मतलब है, सो फर्स्ट बॉल हैज ओनली 1 चॉइस। अगर मैं कह रहा हूं एक ही बॉक्स में दोनों बॉल को जाना है, सो फर्स्ट बॉल हैज ओनली 1 चॉइस, फेवरेबल आउटकम। सेकेंड बॉल ऑल्सो हैज ओनली 1 चॉइस, तो 1 इंटू 1 1, तो बोथ बॉल विल फॉल इनटू फर्स्ट बॉक्स, देयर इज ओनली 1 वे। एक तरीका हो गया 1 आउट ऑफ 16 फर्स्ट बॉक्स में फॉल करने की, और बोथ में फॉल इनटू सेकेंड बॉक्स, तो उसकी 1/16 प्लस करते जाओ 4 बार। थर्ड बॉक्स में दोनों बॉल जाएगी, उसकी 1/16, फोर्थ बॉक्स में जाएगी, उसकी 1/16, तो 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, तो 1/4 आ गई, ठीक है। और सिर्फ 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर 1/4 p है तो 1 माइनस p दूसरे पॉइंट पे आएगी, कि 2 पॉइंट है तो सम 1 होगा, तो अगर वो 1/4 है तो 3/4 होगा, इस तरह से। A fair coin has to be tossed 3 times, okay? So एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, कॉइन को टॉस किया ना, 8 आउटकम होंगे जो आप जानते हैं, ठीक है। H से लेके T तक टोटल 8 आउटकम्स हैं। द प्लेयर रिसीव्स $10 इफ ऑल देयर टर्न अप हेड। अगर तीनों हेड आ गया तो उसको $10 मिलेगा। pays $3 इफ देयर इज 1 और नो हेड। $3 को पे करना पड़ेगा अगर या तो एक बार हेड आया, एक बार भी हेड नहीं आया, है ना, ओके। नो गेन और लॉस इज इनकर्ड अदरवाइज, ठीक है। सो इफ y इज द गेन ऑफ द प्लेयर, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ठीक है। सो देखो अब समझो, तो इसमें क्या क्या आउटकम, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल 8 आउटकम्स लिख सकते हैं,
इतना मुश्किल भी नहीं है. सो एच एच एच, एच एच टी, टी एच एच, टी एच टी, फिर टी टी एच, टी टी टी, एच टी एच, एच टी टी. ये हो गया 8 आउटकम. अब ये कहना चाह रहा है कि उसको $10 मिलेगा कब, अगर आउटकम्स क्या क्या आ रहा है, वाई बराबर +10 लिख रहा हूं. $10 वो मिलेगा उसको अगर ट्रिपल एच आया तब. तो मुझे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है उसको $10 मिलेगा. सर 1/8. जी, सो ये 1/8 हो जाएगा. एंड सो नाउ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/8. प्रोबेबिलिटी y नेक्स्ट कह रहा है कि उसको पे करना पड़ेगा, मतलब विन लूज का केस है ना. सो ही हैव टू पे ₹3, मतलब ₹3 का लॉस होगा उसको. ₹10 प्रॉफिट होगा अगर एच आया. लॉस होगा इफ देयर इज नो वन और नो हेड, एक बार ही हेड आया या एक बार भी हेड नहीं आया. तो ऐसे कितने आउटकम है कि या तो एक बार हेड आया या एक बार भी हेड नहीं आया. तो एक बार हेड ये वाला है, एक बार हेड आया तो ये 1 हेड वाला है, नो हेड वाला 1 हेड वाला है ना. सो 1 और नो हेड, तब उसको ₹3 पे करना पड़ेगा. सो देयर आर 4 आउटकम्स आउट ऑफ 8. ठीक. प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्या है, नो गेन और नो लॉस, मतलब ₹0 है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस. सो उसको ₹0 मिलेगा या लॉस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है अदरवाइज. तो आप देख लो बचा कितने, 1 2 है ना, जो बचे हैं यहाँ से आ गया ना 5, 3 बचे होंगे, 3/8. ठीक है. सो 2 3 ये 3 हो गए. ठीक है. सो ये आ गया. अब आप निकालो जो पूछ रहा है. सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वाई द गेन ऑफ द प्लेयर, है ना. तो गेन मतलब -3 मतलब लॉस होगा, कोई बात नहीं. सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो यहाँ से आप EY निकाल सकते हैं क्या, निकालिए. 10 × 1/8 प्लस -3 × 4/8 कितना आ गया, 10/8 - 12/8 -2/8, 10 - 12 ना, तो -2 है तो -1/4. चेक करो. ठीक है, बी ऑप्शन. किसको डाउट है तो पूछो. ₹10 प्रॉफिट, ₹3 लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस. है ना. और वाई गेन था तो माइनस ऑफ गेन मतलब लॉस, वो चीज इसलिए -3 लिखा. तो -3 का उसको गेन है, मतलब ₹3 का लॉस है ना. नेक्स्ट आते हैं. तो हमने अभी डिस्कस किया 1 मतलब अभी क्या क्या हो गया, 6 8 7 और 4. 1 to 10 में और कोई क्वेश्चन है, हो गया ना. तो 4 6 7 8 हो गया. नाउ 10 के बाद आते हैं 14 15. तो 14 15 में और जो क्वेश्चन तुमसे फंस रहे हैं ना, कुछ दिन बाद उन्हीं क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, और यू विल रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमसे फिर भी सॉल्व नहीं होगा. व्हाई, बिकॉज आपको रेगुलरली सॉल्व करना होगा ये समझने के लिए क्या अप्रोच है, क्या कॉन्सेप्ट है. तो आपके अप्रोच दिमाग में फिट तब होगा जब आप रेगुलरली रिवाइज करोगे. या तो थ्योरी लिमिटेड रिवाइज करो, प्रॉब्लम रेगुलरली, डिफिकल्ट प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं ना, तो जो प्रॉब्लम 2 महीने पहले डिफिकल्ट था, हो सकता है आज भी वो आपके लिए डिफिकल्ट हो. उसकी वजह ये कि 2 महीने में आप भूल चुके होंगे कि कैसे सॉल्व किया था. तो वो याद आपको तब रहेगा अप्रोच या कॉन्सेप्ट जब आप रेगुलरली, है ना, कई बार आप सोचते हैं फॉर्मूला याद था भूल गए, तो वो वजह है क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे. ये चीज़ें हैं, या अप्रोच भूल जाओगे कैसे स्टार्ट करना है. तो उसके लिए रेगुलर रिवीजन करना होगा. तो रिवीजन में क्या होता है, आप उन क्वेश्चन से फोकस करो जो पहले आपसे नहीं हुए हैं. तो उसके लिए आप कहीं पे इकट्ठा कर सकते हो, टिक कर सकते हो, स्टार लगा सकते हो. देन नेक्स्ट टाइम यू सॉल्व दोज क्वेश्चन इन टेस्ट में से भी, कि पीछे जितने टेस्ट दिया आपने, हर बार कुछ क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए होंगे, तो कुछ दिन बाद जब आप रिवीजन कर रहे हो क्वेश्चंस का, तो आप उन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करो जो पहले आप नहीं कर पाए थे लास्ट टाइम. अभी देखो, अभी अगर कर पा रहे हो तो मतलब ठीक है कि आप समझ चुके हो, जो पहले आपको नहीं आती थी अब वो आती है. ये चीज़ें हैं. जनरली क्या है, सॉल्यूशन किसी ने कर दिया, फिर भी जरूरी नहीं कि आपको याद रहेगा, भूल जाओगे कुछ दिन बाद. ये है, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक नहीं कर पाओगे, ये कहने का मतलब है. अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप कितने दिन बाद भी आप कर पाओगे. अगर रट्टा मारे होगे तो अगली बार नहीं होगा फिर से. सो x विद अ रैंडम वेरिएबल हैविंग डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ऑन दिस सेट. ठीक है. तो x जो है यूनिफॉर्म है इस सेट पे, 1 3 5 7
99 तक डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या पीएमएफ होगा इसका, x इज इक्वल टू व्हाट, वन बाई एन। कितने हैं उसमें, कितने नंबर्स हैं, 1 3 5 7 99 तक कितने नंबर है, काउंट करो। काउंटिंग आता है ना, एपी यूपी भरे हो ना लोअर क्लास में, जब पैटर्न देख लो ऐसे भी हो जाएगा। 50 है ना, तो ये 1/50 है। अल्लाह ये क्वेश्चन गेट 2024 का है, ठीक है। सो x है 1357.99। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट अप्रोच है। जैसे इसी में डेटा बदल देगा, रैंडम वेरिएबल बदल देगा, सेम चीजें पूछ लेगा। तो अगर आपको सच में पता है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। ये है मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अप्रोच समझ आ गया तो कोई दूसरा क्वेश्चन भी आएगा सिमिलर अप्रोच भी तो आप कर पाओगे, ये है। और रट्टा मारने का क्या मतलब होता है, आपको ये इसका सॉल्यूशन पता है, ऐसे ही कोई दूसरा क्वेश्चन मिलेगा आप नहीं कर पाओगे अगर आपने रट्टा मारा है तो सॉल्यूशन को, इस तरह से है। सो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पस ये होता है कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता है, आपको बहुत सारे अप्रोच पता है कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू गेट आंसर, ये चीज है। तो यहां पे क्या हमारे पास है 50 नंबर से टोटल। अब पूछ क्या रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 15, ठीक। तो एक काम करता हूं, पहले तो मैं एक सेट बना लेता हूं। मान लो एक सेट है जिसके अंदर 15 के मल्टीपल्स ले लेते हैं। तो 15 के मल्टीपल्स इसमें क्या क्या है, ये सैंपल स्पेस है आपका, 15 45 75, यही होगा ना, क्योंकि 135 ऑड नंबर है सैंपल स्पेस में। सो इवेंट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो ए मैं एक इवेंट ले रहा हूं जिसमें 15 के मल्टीपल्स नंबर हैं जो सैंपल स्पेस के हैं, तो ये है। तो यहां आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये अप्रोच है। अब इस तरह की चीजें किसी भी क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, सिमिलर तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि ये हुआ कि हाउ टू फाइंड दिस क्वांटिटी। अब रैंडम वेरिएबल क्या है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, अगर मेनली ज्यादातर लोग यही दिक्कत होगा कि हाउ टू फाइंड दिस, तो इसको पर्टिकुलर इससे थोड़ी मतलब है कि ये क्या है, मेन है इसका आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, जो लोग नहीं कर पा रहे होंगे, कि आपको नहीं पता होगा इस तरह क्वेश्चन को डील कैसे करना है, ये चीजें। और किसी और रैंडम में सेम चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना। ए मैंने वो फिक्स कर दिया 15 का मल्टीपल, यहां बोला एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो इसमें क्या है कि सिंपली, चलो यहीं लिख देता हूं, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन एक्स बिलोंग्स टू ए होता, तो इसको मैं कैसे ओपन करता। सो इसका है एक्स इंटू, अगर डिस्क्रीट है तो पीएमएफ, कॉन्टिन्यूअस है तो पीडीएफ। तो एक्स इंटू probability x is equal to x when x belongs to a, summation over this and probability x belongs to a। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब जैसे हमें जरूरत है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, तो उनको यहाँ दिक्कत है, ठीक है। सो ये आपको समझना है, और ये किसी और क्वेश्चन में पूछेगा तब भी आप नहीं कर पाओगे। तो जरूरी है ये समझना कि हाउ टू फाइंड दिस क्वांटिटी। ये एक अप्रोच हुआ, ये कॉन्सेप्ट हुआ कि इस तरह क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये समझना है कि हाउ टू है ना सॉल्व। अगर है एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, तो यहां भी इसका मतलब यही है सिमिलरली कि समेशन एक्स इनटू, अगर डिस्क्रीट है तो पीएमएफ ऑफ एक्स। अब यहां समेशन होगा एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए पे, ठीक है। एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, सिमिलर ही है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें ऐसा कर सकता हूं कि x बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस माइनस समेशन x बिलोंग्स टू a। मैं सैंपल से सारे पॉइंट ले लूंगा, उसमें से उन पॉइंट को मैं हटा दूंगा जो a में है। तो इसका मतलब हम वही कर रहे हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू a पे ही हम सम कर रहे हैं। मतलब इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और यहां सेम रहेगा x इंटू पी एम एफ, यहां भी ऐसे ही रहेगा x इंटू पी एम एफ। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, और अपॉन दिस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू a।
तो ये हो गया फॉर्मूला, है ना। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको समझना है कि हो क्या रहा है ना। सो इस तरह से है। और ऐसे क्वेश्चन जैम पीवाईक्यू में आ चुका है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत है ना। जैम में भी इस तरह क्वेश्चन आए हैं, पीवाईक्यू में है। सो ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला है जो हमें अभी यूज करना है। देखिए सो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन तो लिख ही चुका हूँ, तो फॉर्मूला तो आपको समझ आ ही गया, इसको क्या लिखेंगे। सो इसका जो फॉर्मूला है, समेसन x इंटू पी एम एफ ऑफ एक्स when x does not belong to A upon probability capital X does not belong to A, and this is same as summation x belongs to omega x into px मतलब pmf minus summation x into pmf x belongs to A upon 1 minus probability x belongs to A। अब एक एक करके निकाल लो। तो pmf तो 1/50 है, ये px इसी को लिखा है, तो ये 1/50 है, ये भी 1/50 बाहर आ जाएगा। सो 1/50 बाहर है, समेसन x, अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मैंने कहा सैंपल स्पेस में है तो ऐड कर लो, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ ओपन करके। सो 1/50 वैल्यू बाहर हो गई। अब x बिलोंग्स टू ओमेगा, ओमेगा में क्या है 1 3 5 7 9, सो 1 + 3 + 5 अप टू 99। अब आपको ये समझना कहाँ दिक्कत था एक्चुअली, तो उसको रिजॉल्व करो। यहाँ भी 1/50 बाहर आ गया। अब मुझे समेसन करना है उन वैल्यूज पे जो x a में है, तो a में है उसके रेस्पेक्ट में। a में क्या है 15 45 75, तो ये हो गया 15 45 75, जस्ट 3 नंबर है, यहाँ बहुत सारे हैं। और अपॉन में 1 माइनस क्या प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू a, तो a में 3 नंबर्स हैं आउट ऑफ 50, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब है 3/50। सिंप्लीफाई करके देखो क्या आंसर आता है, बताओ। सॉल्व करो। तो 1 3 5 7 99 को पता है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ n स्क्वायर होता है ना ये। सो 1/50 इंटू पहले 50 ऑड नंबर का सम है, तो इसका फॉर्मूला होता है 50 स्क्वायर। जैसे 1 + 3 4 जो कि 2 स्क्वायर है, 1 + 3 + 5 9 होगा जो कि 3 स्क्वायर है, एंड सो ऑन। तो ये होता है फॉर्मूला कि फर्स्ट n ऑड नंबर का सम n स्क्वायर, एंड 1/50 इंटू, ये तो जस्ट सिंपल एडिशन है, सर इसका 135 है, ये 125 और नहीं अपॉन 135। 135, ठीक है। और ये आपका यहाँ से आ जाएगा 47/50। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए क्या आता है, ठीक है। तो 50 कट जाएगा, ये 50 ये 50 और ये 50 कैंसिल कर सकते हैं, तो बचा 2500 माइनस 135, सर 2365/47। 2365, ठीक है। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। सो 2365/47, ठीक है। तो ये आ गया आंसर आपका। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही डील करना है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कोई और भी हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्टिन्यूअस होगा तो जहां समेसन लगाया वहां इंटीग्रेशन होगा, बस वो है, ठीक है। नेक्स्ट, तो 14 के बाद जो है 15 भी है। Randomly k distinguishable balls are placed into n distinguishable boxes with all possibilities equally likely। अच्छा, मतलब k balls हैं, different balls हैं, placed into n different boxes, so find the expected number of empty boxes। देखो फिर से n के चक्कर है ना, तो एक काम करो n और k फिक्स करो, उसके लिए पर्टिकुलर आंसर निकालो, फिर ऑप्शन के साथ मैच करो, जो मैच नहीं हो रहा वो आउट हो गया, जो मैच हो रहा है वो सही है। 2 मैच हो जाए तो फिर नया एग्जाम्पल लो, उन दोनों में से एक को एलिमिनेट करो, ऐसे करके। अभी के लिए जैसे हमने सॉल्व किया ही था पीछे, चलो एक वजह से देख लाऊं। नंबर ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस, इसी टेस्ट में एक क्वेश्चन था जहां पे 2 बॉक्स थे और 4 बॉल था, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, 2 बॉल्स था और 4 बॉक्सेस थे। अभी कर रहे थे ना सॉल्व, जिसका एमजीएफ निकालना था, तो क्या आया था पीएमएफ, x = 3 पे
3 एम्पिटी था, कितना आया था पीएमएफ 1/4 एंड x बराबर 2। मैं वो रिपीट कर रहा हूँ वही क्वेश्चन, जस्ट फिक्स कर दिया मैंने। अभी इस क्वेश्चन में क्या था, k बॉल्स हैं, तो अभी k को मैं रख देता हूँ 2 और n बॉक्सेस हैं, सो n को रख दिया हमने कितना 4 अभी के लिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, आइडेंटिकल ले रहे हैं या डिफरेंट ले रहे हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट है ना, डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब डिफरेंट है। चलो करके देखते हैं पहले क्या होता है। सो यहाँ से क्या आएगा, 1 बाई ये आया था 3/4, तो यहाँ से EX कितना आता है 3/4 प्लस 6/4 9/4 ऐसा आ गया। और तो अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे इसमें रख के देखो ऑप्शंस में k को 2 और n को 4, क्या आंसर आएगा, किसके साथ मैच करेगा, चारों ऑप्शन में k को 2 और n को 4 रखो। ऑप्शन डी तो नहीं कर रहा है। डी में क्या आ रहा है, डी में कुछ आ रहा है, डी में क्या बनेगा देखते हैं जरा। 9/8। नहीं 9/8 थोड़ा है, 8 थोड़ा है, अच्छा एक मिनट। तो n मैंने 4 लिया ना, 4 इंटू 1 माइनस 1/4 3/4 3/4 का स्क्वायर 9/16, तो ये आ गया 9/8। अच्छा बाकी के साथ ही मैच नहीं कर रहा होगा फिर, है ना, मतलब किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह शायद ये है कि यहाँ पे हम जो लेते हैं ना वो हमने ले रखा है आइडेंटिकल बॉल्स हैं शायद, है ना। उसमें कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया था, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, 8 नंबर नहीं 6। सॉरी, ऑप्शन डी सही है, वो सही है। वहाँ पे 4 है ना, 4 इंटू 9/16, तो 9/4 आ गया। हाँ वही तो, अरे यार तुम भी ना कंफ्यूज कर देते हो, तो इसलिए केयरफुल कैलकुलेशन करो। यहाँ से कट गया ना ये, तो ये तो 4 हो गया, 8 कैसे आया, हाँ सही तो है फिर, तो 9/4 ठीक है ना, ओके है फिर, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। बाकी के साथ ऑप्शन देखो, ये डी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, हमारा आंसर 9/4 आया और डी ऑप्शन भी 9/4 कह रहा है, तो मैच हो गया। लेकिन डी सही तब होगा जब बाकी ऑप्शन मिसमैच होगा। अगर चारों ऑप्शन मैच हो गया तो ये नहीं कि चारों सही हो जाएगा। एग्जाम्पल कैन नॉट गारंटी फॉर द ट्रू ऑप्शन, एग्जाम्पल कैन गारंटी टू द फॉल्स ऑप्शन, ये है, उसको काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं। सो ये बाकी 3 में मैच करेगा नहीं, इसलिए डी सही है। तो हमने वही वाला जो पीछे एक क्वेश्चन हमने लिया था, आई थिंक 6 नंबर था शायद, नहीं क्या था 4 था, नहीं क्या 7, हाँ 7 वाला था ना, 7 वाला क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन ही हमने कर लिया कि 2 बॉल्स हैं 4 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे बस उसको जनरलाइज कर दिया है, जनरलाइज कर दिया था हमने, तो वहाँ पे डिफरेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं है, के है ना, तो के है ना, यहाँ पे 2 बॉक्स है बॉल्स हैं एंड 4 बॉक्सेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट ही है ऐसे तो हमने इससे सॉल्व किया और EX 9/4 आया, चारों में NP पुट करो n और k, तो ये सिर्फ D के साथ मैच करेगा, बाकी के साथ मैच नहीं करेगा, तो बाकी आउट हो गया, तो D सही हो गया। तो 20 तक कोई और डाउट है किसी को, 29 21, सो 20 तक 20 में इसका ऑप्शन डी। हाँ ये फॉर्मूला है, इसको प्रूफ क्या करेंगे, इसमें सिंपल जैसे आता है डिस्क्रीट में, याद होगा कि एक्स बी आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसका सपोर्ट है 0 1 2 3, तो इसमें जो EX निकलता है ये आता है समेसन प्रोबेबिलिटी x मोर देन k एंड k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये आएगा। एंड ये फॉर्मूला है, इसका तुम प्रूफ देख सकते हो बुक में या ऑनलाइन, ये है। अब इसमें कुछ मैं ज़्यादा कर नहीं सकता, ये सर EX 20 के ए ऑप्शन में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का क्यूब है या फिर होल क्यूब है? ये एक्चुअली क्यूब नहीं है, वो बीच में ना नोटेशन वो हुआ, मैम को टेक्स्ट करना, वो बीच में वैसा लिखा हुआ है, ये एक्चुअली वो ये साइड पे मैंने किया तो ग्रेटर देन है। हाँ हाँ ये जो आप देखोगे ना ठीक से रिफ्रेश करके, तो यहाँ गलती हो रहा, अभी रिफ्रेश करेंगे तो वैसा ये ऐसा ऑप्शन है एक्चुअली। नहीं, मोबाइल में ऐसा ही दिखाएगा कि साइड पे दिखा रहा है सही सही। अच्छा वहाँ सही दिखा रहा था, ये मेरे सिस्टम में यहाँ दिक्कत है, ये होता है, आप खोलोगे ना तो ऐसा नहीं दिखाएगा, ये इस सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है एक्चुअली। सो EX मोर देन इक्वल टू 0, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। सो
वो मतलब ये इस सिस्टम की प्रॉब्लम, उसको रन नहीं कर पा रहा है उस जो है ना नोटेशन को। बाकी आप अपने सिस्टम में ओपन करो कंप्यूटर में तो उसमें आपको सही दिखाएगा, इस तरह का ऑप्शन होगा। तो ये फॉर्मूला है, तुम याद रख सकते हो, ये कई बार आया भी है एग्जाम में। इसको प्रूफ लिखना पड़ेगा उसके लिए, है ना, जैसे इसका भी प्रूफ लिख सकते हैं। तो डिस्क्रीट के लिए ये है ना, कॉन्टिन्यूस के जैसे कॉन्टिन्यूस में था 1 माइनस सी डी एफ था ना, कि 1 माइनस सी डी एफ जो होता है इसका इंटीग्रेशन ई एक्स है, ई एक्स स्क्वायर का था 2x इंटू 1 माइनस सी डी एफ, उसका इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, कॉन्टिन्यूस में या इन जनरल भी था वो तो सबके लिए भी था, जो सी डी एफ के टर्म में था, और डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस मिक्स सब में वैलिड था। ये सिर्फ डिस्क्रीट के लिए है। तो ये फॉर्मूला है एक्चुअली। अब इसका प्रूफ लिखना वही का ना, उसका प्रूफ लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये है, तो प्रूफ तुम्हें देखना पड़ेगा बुक में। एग्जाम में प्रूफ तो करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ठीक है तुम ट्राई कर सकते हो, या हम भी ट्राई कर सकते हैं। देखो, सो समेसन के इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन के फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इस तरह से है ना, ये है। तो ये जैसे एक फॉर्मूला है, ये यूज़ होगा अभी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, गेट में ऑलरेडी ये भी आया हुआ है। तो इस तरह से पूछ लेते हैं। और ये भी यहाँ पे देखो, ये रन नहीं कर पा रहा ना, तो ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। जैसे आप देखोगे कुछ क्वेश्चन में नोटेशन यहाँ ये रन नहीं कर पा रहा है, यहाँ भी रन नहीं कर पा रहा है, इधर भी रन नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये सिर्फ मेरे सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये इन जनरल प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ नहीं होगा, ये इस सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो मे भी स्मार्ट बोर्ड में ना वो होगा। तो ये फॉर्मूला है भाई, ठीक है, इसको तुम याद कर लेना डिस्क्रीट के लिए जब ये सपोर्ट है। प्रूफ के लिए मैं तुम्हें रेफरेंस भेज सकता हूँ, प्रूफ इसका मिल जाएगा, प्रूफ है तो, या तुम अगर चाहिए तो मैं भेज दूंगा, या ऑनलाइन मिल जाएगा। तुम गूगल जस्ट कर लो तो कोरा उड़ा पे इजीली प्रूफ मिल जाता है, कोरा है, मैथ्स टैक वेबसाइट, बुक में भी है। तो अगर तुम खुद ट्राई करो, नहीं तो प्रूफ चाहिए तो मुझे टेक्स्ट करना, व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगा, नहीं, इतना ही। देख लेना, ठीक है ना। मतलब फॉर्मूला है ये, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। तो प्रूफ करना पड़ेगा उसके लिए, नहीं तो तो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं ना, थ्योरम्स हैं, सब हर थ्योरम का प्रूफ है। तो ये समझ लो थ्योरम है डिस्क्रीट के लिए। जैसे दो यहाँ पे लिख दिया मैंने, एक ही था ना यहाँ पे, पहला ये और दूसरा ये कि इसका ये एक्सप्रेशन है, इसका ये एक्सप्रेशन है, और इसका ये एक्सप्रेशन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सो 21, 16 बता दीजिए। आप टेस्ट सॉल्व किए हो या ऐसे ही पूछ रहे हो बस? नहीं सर, किया है सॉल्व। तो चैट में लिखो एक साथ जो भी डाउट है, जो भी ये लोग ट्राई करके आए एक बार सारे क्वेश्चन एक साथ चैट में लिखो, सो दैट नहीं ट्राई करा, जब ट्राई करा तो डाउट पूछना। डाउट क्लास डेली 11 से 12 होती है, उसमें कुछ भी पूछ सकते हो, और एग्जाम तक चलेगी। 2 फरवरी को एग्जाम है, तो मेरी क्लासेस 1 फरवरी तक चलेगी, है ना। जिनको जरूरत है वो ज्वाइन करेगा, नहीं जरूरत आप तैयारी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं अवेलेबल हूँ एग्जाम तक, ये चीज़ें हैं। तो आप जब सॉल्व कर रहे हो तब पूछो, ये है। जरूरी नहीं कि अभी देखे फिर पूछ, वैसा है। और डाउट का भी फायदा उन्हीं बच्चों को जो सॉल्व करके आए, जो सॉल्व करके नहीं आए उनके लिए सब नया है, तो सब मुश्किल ही है, मैं ये बोल रहा हूँ, सिंपल। जब तक सॉल्व नहीं करो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन तुम्हारे लिए आसान है, कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है, और विच क्वेश्चन इजी और डिफिकल्ट। इफ द क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स आर डिफाइंड, ई एक्स आर इज 0.6, आर इज दिस, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स। आई थिंक यहाँ कुछ एरर हो सकता है। If the moments of the variable x are defined by EXR 0.6 है, 0.6 हर बार होगा। यस सर, ये बर्नौली का होगा, उसका मीन 0.6 होगा, वेरिएंस एक मिनट, तो ये कह रहा है कि 0.6 होगा। e ऑफ x की पावर r 0.6 है, मान लो ये p बोल देते हैं अभी के लिए, तो ऐसा है। तो इसका मतलब ये हुआ, और r क्या है, मतलब r कुछ भी ले लो, फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, ये बोलना चाह रहा है ना, r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, इसकी वजह ये है कि x अगर बर्नौली p है, बर्नौली 0.6 है। जी, तो x की पावर r जो होती है वो भी बर्नौली p होती है ना। ये थ्योरम है, या एटलीस्ट होना हो, ये तो होता है ना। ये है कि दिस विल इम्प्लाई इफ एंड ओनली, सॉरी, ये अगर x बर्नौली p है, सो दिस फॉर ऑल r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, इसका मतलब है कि ex p आएगा, सो e ऑफ x की पावर r भी p होगा। ठीक है, सही बता रहे हो आप। तो यहां से r इज अ नेचुरल नंबर फॉर ऑल, ये होगा, ओके, इसीलिए। ठीक है, तो यहां से ये समझ आया कि बोल रहा है कि ऑल मोमेंट्स आर 0.6 विच इज p। तो इसका मतलब ये समझ आया कि ऐसा सिर्फ तभी होगा जब सपोर्ट में 0 या 1 होगा, है ना। तो बर्नौली है क्योंकि 0.6 है ना, इसीलिए। जैसे अगर डीजेनरेट होता 1 पे तो मीन होता 1, डीजेनरेट होता 0 पे तो मीन आता 0,
और ये 0 1 दोनों पे नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, तो मतलब बर्नौली है इसलिए 0.6 है, ठीक है ना। मतलब इसको अगर आप समेसन खोलोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि जैसे ये कांस्टेंट कैसे आ रहा है, क्वेश्चन ये है ना कि x की पावर r इंटू पी आई या प्रोबेबिलिटी एट x, है ना, x की जो भी वैल्यू है, तो ये 0.6 ही है, चाहे r कुछ भी ले लो। तो इसका मतलब ये है कि r से इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ रहा है, तो x की वैल्यू या तो 0 है या 1 है, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी ले लो 0 आना है, 1 की पावर कुछ भी ले लो 1 ही आना है। तो इसका मतलब ये है कि x का जो सपोर्ट है वो 0 या 1 होना है। तो इसलिए बर्नौली है, क्योंकि वो 0.6 है, तो बर्नौली में EX 0p है, तो EX की पावर RP, चाहे R कुछ भी ले लो। तो ये थ्योरम इसकी वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। ठीक है जी, तो P यहाँ 0.6 है, इसका मतलब हो गया X इज बर्नौली 0.6। ओके, तो पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, तो यही है। तो ये 0.6 तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है ना, सक्सेस मतलब 1, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। सो फेलियर 0.4 है, सक्सेस दिस मोर देन इक्वल टू 2 0 है, क्योंकि सपोर्ट तो 0 1 है, तो मोर देन इक्वल टू 0 है, 3 पे 0 है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या 21, ठीक है। जो लोग अटेम्प्ट करके आए हो टेस्ट, एक साथ क्लास शुरू हो, यू राइट ऑल योर डाउट्स इन द चैट एंड देन आप डिस्कस करो। नहीं करके आए हो तो सॉल्व करके आओ, तब पूछना डाउट, ये है। क्योंकि आई डोंट लाइक कि ऐसा हो कि क्वेश्चन आप देखे अभी स्क्रीन पे दिखा, अच्छा ये डाउट है, अगला दिखाऊंगा अगला भी डाउट होगा, क्योंकि जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे सारे क्वेश्चन डाउट ही होंगे। ट्राई करोगे लगेगा हाँ ईजी है, वैसे हो जाएगा। स्पेशली बिगिनर लोगों के लिए, जो थोड़े एक्सपीरियंस है तो उनको चलो देख के डिसाइड कर लेंगे आएगा कि नहीं आएगा। ये क्या 20, तो इसमें एरर था ना 21। अच्छा, इसमें फुल करने पे भी ऐसे ही दिखाएगा। इसमें ये रन नहीं हो रहा है ना, इसीलिए। तो ये ना सस्ता वाला स्मार्ट बोर्ड है ना, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है ये। ये रन, अरे भाई क्या हो रहा है इसका, तो ये हैंग हो जा रहा है। सो एनीवे, यहाँ मैं चेक करना चाह रहा था कि क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ठीक है। चलो यार, आओ 21 पे आते हैं। तो 21 क्या कह रहा है कि एन अर्न कंटेन्स बॉल नंबर्ड 1 2 3, फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द अर्न एंड देन अ फेयर क्वाइन इज टॉस्ड द नंबर ऑफ टाइम्स एज द नंबर सोन ऑन द ड्रॉन बॉल। अच्छा, मतलब 3 बॉल है, अगर बॉल जिसपे 1 लिखा वो आया तो एक बार क्वाइन को टॉस करेंगे, अगर 2 नंबर वाला बॉल आया तो 2 टाइम्स क्वाइन को टॉस करेंगे, 3 नंबर वाला बॉल आया तो 3 बार क्वाइन को टॉस करेंगे। तो पूछ रहा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड, क्या डाउट है भाई इसमें, तो सिंपल है कि केस निकाल लो। तो तो कौन कौन सा बॉल आ सकता है या तो 1 2 3, तो बॉक्स में 1 2 3 बॉल से एक बॉल ड्रॉ किया, फिर उतनी बार तुमने ये ड्रॉ किया ना। तो अभी मान लो एग्जांपल के लिए मैं ऐसा बोलूँ, क्या होता है जी, चलो मैं इसको अभी एक्स ले लेता हूँ, इसे फिक्स नहीं किया ना इसने, एक्स लिया कि नंबर ऑन ड्रॉन बॉल, तो एक्स हो सकता है 1 2 3, है ना। अब आप उतनी बार, तो इसमें क्या हो रहा है, वाई है नंबर ऑफ टाइम,
तो देखो यहाँ पे एक्चुअली जो गिवन है ना तुम्हें समझना है, y गिवन x इज इक्वल टू x, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ हेड्स इन x टॉसेस। तुम ऐसे भी लिख सकते हो y को सिंपली कि नंबर ऑफ हेड्स इन कैपिटल X टॉसेस। तो कैपिटल X तो रैंडम वेरिएबल है ना, जब तक कैपिटल X फिक्स नहीं होगा, तो इसलिए y गिवन x लिखते हैं। सो y गिवन x इज इक्वल टू x नंबर ऑफ हेड्स इन x टॉसेस। हाँ, x कोई गिवन नंबर होगा 1 2 3 में से कोई एक। अब तुमसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ y। अच्छा, इसने कहा है कि एक बॉल ड्रॉ किया है ना, तो मुझे ये बताओ x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कोई बताओ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x अगर लिखना चाहे तो। सो इट इज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ऑन 1 2 3, यही होगा ना। मतलब बॉक्स में से एक बॉल ड्रॉ किया, 1 लिखा हुआ बॉल आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी 1/3, 2 लिखा हुआ है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी 1/3, 3 लिखा हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, ईच विल हैव प्रोबेबिलिटी 1/3, तो तीनों पे इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है 1 इस पे। अब मैं पूछ रहा हूं y गिवन x इज इक्वल टू x, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। सो दिस इज बाइनोमियल x, 1/2, और हमसे पूछा गया एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स, तो e ऑफ y पूछा गया है, तो e ऑफ y गिवन x। तो ये मैं रैंडम वेरिएबल से कर रहा हूँ, ऐसे नॉर्मली भी हो जाता मैनुअली, मतलब ये मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के कर रहा हूँ, नहीं तुम x का पीएमएफ निकालो, y का पीएमएफ निकालो, उससे भी हो जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी जैसा लगा के उसको टोटल एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, सो उससे आ जाएगा। बताओ ये कितना आएगा, e ऑफ y गिवन x। अरे भाई इसका मीन पता है y गिवन x का, x/2 1/2। किसका डाउट है, ये है कि नहीं, कौन है ये, प्रधान शरण है। एक तो डाउट पूछ के सो जाते हैं। हाँ जी आस्था, तुम हो यहाँ पे। यस तो सर। जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, जब तुम्हारा डाउट सॉल्व हो रहा है तुम्हें क्या लग रहा है मैं ऐसे ही वेला खड़ा हूँ। जब क्वेश्चन तुम्हारा डाउट है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हें पार्टिसिपेट करना है ना सॉल्यूशन में, सीखना है कि बस ऐसे ही सॉल्यूशन चाहिए। सर बोले थे x/2। नहीं तो फिर आगे से अगर ऐसा रवैया रहा, आगे से एक भी डाउट नहीं बताऊंगा, उन बच्चों को बैन कर दूंगा क्लास से सीधा सीधा। क्लास में डाउट है तो इंटरेस्ट लो, सॉल्यूशन सीखो, जो पूछ रहा हूँ बताओ, नहीं इंटरेस्ट है मत ज्वाइन करो, ठीक है। तो लग रहा मजदूर हूं मैं कि तुमने बोल दिया करते रहो, हैं। सो एक्स यहाँ पे डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, इसका मीन निकालो 1 + 2 + 3 अपॉन 3, 6/3 2 आएगा। यहां से ई एक्स निकालो, ईच पे 1/3 प्रोबेबिलिटी आएगी। सो ये 1/2 बाहर इंटू 2, तो आंसर 1 होना चाहिए अगर कैलकुलेशन एरर नहीं है तो, देख लो। और ये प्रधान स्थान जो भी है, क्या नाम है इसका, स्थान प्रधान। अगली क्लास से डाउट मत पूछना, तुम कहीं भी हो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो अगली क्लास से डोंट आस्क डाउट। सो 22 में क्या है इसमें क्या कह रहा है कि अ कपल डिसाइड टू हैव 3 चिल्ड्रेन, इफ नॉन ऑफ द 3 इज अ गर्ल दे विल ट्राई अगेन, एंड इफ दे स्टिल डोंट गेट अ गर्ल, if the randomly estimate the number of children that couple will have following the scheme, so the expected value of x। तो मतलब चिल्ड्रेन में भी गर्ल और बॉय ना, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो उसके पास 3 चिल्ड्रेन है, तो मे बी, अच्छा 3 है ऑलरेडी गिवन है, मुझे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। तो किसी को समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा है।
ठीक है, 3 चिल्ड्रेन हैं, कोई भी गर्ल नहीं है, तो कोई स्कीम तो दिया ही ना, प्रोबेबिलिटी कुछ तो ऐसा दिख नहीं रहा मुझे. सो नेक्स्ट मे बी बॉय और गर्ल एंड मे बी बॉय और गर्ल. So the random variable x denote number of children that couple will have following this scheme. तो मतलब ऐसा है कि until the girl comes, इस तरह से. So वैसे मतलब हेड टेल वाला केसेस समझ लो उस तरह से है. तो कुछ नहीं दिया तो इक्वल केसेस लेंगे, है ना, मतलब बॉय गर्ल या हेड टेल इस तरह से इक्वल समझो ऐसा. सो मतलब ऐसे वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा इंपॉर्टेंट है ना, कि कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, 3 4 5. So if the random variable x denotes the number of children that couple will have following the scheme, then expected value of x. So what is probability of x being 3? So 3 का क्या मतलब है, मतलब 3 children will have at least 1 girl. इसकी क्या probability है ना, x3 मतलब देखो 3 चाइल्ड या 4 चाइल्ड या 5 चाइल्ड, यही मतलब है. सो 3 चाइल्ड कब होगा, जब C हैज अ गर्ल, तो यहां तक रहेगा, है ना, मतलब वही केस है जो कहना चाह रहा, लाइक वी टॉस अ कॉइन, मान लो हेड आया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार और टॉस करेंगे, नहीं आया एक बार और टॉस करेंगे, उस तरह से केसेस हैं. तो बताओ क्या आएगा, x बराबर 3 का क्या मतलब है कि 3 चिल्ड्रेन में एटलीस्ट 1 गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैं वैसा कर लेता हूं. सो इसका मतलब x की वैल्यू 3 तब होगी, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 3 तब होगी, है ना, इन द फैमिली बोला ना, फॉलोइंग दिस स्कीम. सो एटलीस्ट 1 गर्ल, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस नो गर्ल है जी. देखो ये 3 चिल्ड्रेन का मतलब, देखो ईच चिल्ड्रन कैन बी बॉय और गर्ल, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, वैसे ही जैसे आपने 3 बार डाई कॉइन को टॉस किया, तो हेड टेल में टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आपके पास है, HHH, HHT, THH एंड सो ऑन. तो इस तरह से है. तो मैं पूछ रहा हूं कि द फैमिली विल हैव एटलीस्ट 1 गर्ल ना, अच्छा यहां फिक्स कर दिया एटलीस्ट 1 गर्ल, तो 1 माइनस नो गर्ल, है ना. सो 1 माइनस, और एक भी गर्ल नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि नो गर्ल मतलब ऑल बॉयज. सो मैं भी इक्वल केस, कुछ बोला नहीं है ना, तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं. सो हाफ की पावर 3, तो 1 माइनस 1/8 मतलब 7/8 आ गया. अब जरा समझो आप नेक्स्ट, x is 4, so she will have 4 child, कब, the 4th one will be a girl and first 3 is boy. So it is like this is favorable to the case कि first 3 are boy and 4th one is a girl, तभी 4 children होगा फैमिली में. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो ये मेरे अकॉर्डिंग 1/2 ले रहा हूं मैं ना. सो 1/2 की पावर 4 1/16 हो जाएगा. एंड दे विल हैव 5 चाइल्ड, मतलब दे विल हैव 5 चाइल्ड इफ फर्स्ट 4 आर बॉयज एंड 5th वन इज अ गर्ल. सो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 32. सो 1/32 आ जाएगी. एंड 7/8 1/16 1/32. और क्या हो सकता है, इसने आगे कुछ बोला नहीं है. सो टोटल, अभी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, ये जैसे है 1/32, ये है 2/32, वो है 28, सचो 28 ना, 32, हाँ 28 और 30 31. तो इसका मतलब है कि एक केस और है, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसके बाद ट्राई नहीं, इसका मतलब इसमें 2 फेवरेबल केसेस हैं. ओके, सो दिस, और क्योंकि दिस और ऑल आर बॉय, ठीक है, तो इस तरह से है, ये पॉसिबिलिटी है, बिकॉज दे विल नॉट ट्राई नाउ, है ना, तो ऐसा हो जाएगा. सो इसमें आ जाएगा 1/32 1/32.
तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पीएमएफ बनना चाहिए ना, ये देख रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 2/32। दिस इज द केस। अब देखते हैं जरा एक्सपेक्टेशन क्या आता है। सो इससे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से अब आप ई एक्स निकालेंगे, तो ई एक्स विल हैव सर ऐसे तो एक्स बराबर 4 में भी एक होना चाहिए। नहीं, देखो इसमें ये है कि दे विल ट्राई टू हैव फोर्थ चाइल्ड इफ नन ऑफ देम इज अ गर्ल ना। तो फोर्थ पे कब स्टॉप करेंगे? व्हेन द फोर्थ वन इज गर्ल, अदरवाइज दे विल ट्राई फॉर द फिफ्थ चाइल्ड। चेक कीजिए, आपको क्या लग रहा है फोर्थ में क्या होना चाहिए था? जैसे मैंने लिखा है बॉय 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 गर्ल, तो यू थिंक दैट बॉय, चारों बॉय हो जाए, बट दे विल नॉट स्टॉप एट 4 ना। उसने क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि दे हैव 3 चाइल्ड, सो 3 में बॉय गर्ल कुछ भी हो सकता है। दे विल हैव 4 चाइल्ड कब होगा? व्हेन दे विल हैव 1 गर्ल ना। ये वैसे ही केस हो गया कि जैसे यू आर ट्राइंग एंड यू स्टॉप, मतलब आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो अंटिल यू गेट अ हेड। समझो हेड इज अ गर्ल हेयर, समझो, और टेल इज अ बॉय। सो अब यू आर टॉसिंग अ कॉइन अंटिल यू गेट अ हेड। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि चौथे ट्रायल पे आप स्टॉप हो जाओगे? इसका क्या मतलब है? फोर्थ वन इज अ हेड, तभी तो स्टॉप होंगे, अदरवाइज यू विल ट्राई अगेन। यस सर। हाँ निकालो इस, कितना आएगा जी? तो इधर 7/8 था ना। तो ये 1/16 ही है, 2/32 मतलब ये तो 1/16 ही है। तो 1/16 ये 42 होगा। 16 एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, तो 42 यहाँ से 4 और यहाँ से 5/16 कितना हो गया? 5 4 9 और 42 + 8 50, 51/16 कितना आया है देखो? 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मे बी सही आंसर है 3.18। चेक करो ये आ रहा क्या? 18 तो नहीं लग रहा, 18 आएगा? चेक करो एक बारी। डेसिमल मतलब ये कुछ आएगा, डिवाइड, कैलकुलेटर से डिवाइड करो, बताओ। 3.18 आ रहा है। ठीक है। तो मतलब ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि जैसे यहाँ पे, मतलब एक तो क्वेश्चन बनाया किस लॉजिक से, किसने ऐसा सोचा है क्या इसको हेडटेल बना देता तो एनीवे आपको समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा है ना। तो मतलब ये है, फैमिली हैज 3 चिल्ड्रन, दे विल, है ना, दे वांट 4 चाइल्ड, मतलब उसको एक गर्ल चाहिए, 4th वन और 5th वन, और उसके बाद स्टॉप हो जा रहे। 5th वन इज, एक भी बॉय नहीं है, देन नो प्रॉब्लम, उसके बाद है ना वंस मोर पे स्टॉप कर दिया है, ये चीज है। 23। तो नेक्स्ट जो है 23 में क्या है? अ लॉट ऑफ 8 टीवी सेट इंक्लूड 3 दैट आर डिफेक्टिव। तो 8 टीवी सेट है, 3 डिफेक्टिव है, सो 5 गुड है। सो आउट ऑफ 8, 3 + 5, so 3 are defective, 5 are good. और if 4 of the set are chosen at random for the shipment to a hotel, 4 of the set are at random, तो at random का मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, जब तक बोला ना जाए कि विथ रिप्लेसमेंट है। सो देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, ठीक तो है, इसमें क्या है आपको लगाने हैं, ये है 3 डिफेक्टिव, 5 है गुड, ठीक है जी। और हमसे पूछ रहा है कि 4 आर चूजन, तो n इज इक्वल टू 4, हाइपर ज्योमेट्रिक, एंड 4 आर चूजन, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव, तो x इज अ नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, x इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। तो x का सपोर्ट क्या होगा? आपने 4 ड्रॉ किए हैं, तो 4 में कितने डिफेक्टिव आ सकता है? 0 1 2 3। ऐसा तो होगा नहीं कि 4 ड्रॉ किए चारों डिफेक्टिव आ जाए, क्योंकि 3 ही डिफेक्टिव है उस बॉक्स में, या उस दुकान का ना जो भी शॉप है, उस शॉप में 3 ही डिफेक्टिव, मतलब 8 में से 3 ही डिफेक्टिव है, 4 तो आएगा नहीं। दिस इज सपोर्ट। एनीवे,
सो कैपिटल एन जो हम लेते थे वो है 8, कैपिटल एम जो लेते थे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, ये डिफेक्टिव वाला 3। तो क्या होता है हाइपर ज्योमेट्रिक में एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या आता है जी, एन इंटू एम अपॉन एन। तो ये आपका आ गया 4 इंटू 3 कितना 8, कितना आ गया 3/2 1.5, चेक कर लीजिए हाइपर ज्योमेट्रिक। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो 23 के बाद है 28 29। तो 28 आपको कह रहा है कि कंसीडर द प्रोबेबिलिटी स्पेस ओमेगा जी पी। तो ओमेगा आपको पता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जी जो है वो सिग्मा फील्ड है और पी जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जिसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी मेजर प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो आपको जो ओमेगा दे रखा है दिस इज 1 2 3 4, ठीक है। एंड जो सैंपल स्पेस है ये फिर से गेट, इसमें इस पेपर में 2-3 क्वेश्चन गेट का है, मतलब एक तो वो वाला क्वेश्चन जो था x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 15 वो गेट 2024 का है, और ये क्वेश्चन भी गेट 2024 का है या 2023 का है, श्योर नहीं बट 2023 या 24 का है। तो तुम लोग गेट का पेपर सॉल्व कर लो, घर बैठ के सॉल्व करो, डाउट पूछो। क्या है गेट के PYQ ऑलरेडी वेबसाइट पे भी है, ड्राइव में भी है, वो क्वेश्चन करो जो जैम के सिलेबस के हैं, जैसे जैम के सिलेबस के हैं ना ये सब तो है ही, तो सॉल्व कर लो और फिर डाउट है तो पूछो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेस्ट के पोर्टल में बहुत सारा टेस्ट गेट्स का है, सिर्फ बहुत सारा टेस्ट गेट का है सिर्फ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम गेट का टेस्ट भी अपलोड हो रहा है, जैम गेट नेट, हमारे पास 3 बैच है ना, एकलव्या बैच जैम का था, अर्जुना गेट का था, प्रयास नेट का चल रहा है, तो टेस्ट सारे अपलोड हो रहे हैं। अब तुम्हारा जो एग्जाम है उसी टेस्ट का, तो बाकी इग्नोर करो, गेट का भी अपलोड हो रहा है, नेट का भी अपलोड होगा, है ना, इस तरह से है। तो गेट में भी तुम अगर टाइम है तो अटेम्प्ट करना, मत अटेम्प्ट, जैम के इतने को टेस्ट अटेम्प्ट होंगे उसी में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो जैम गेट नेट तीनों के टेस्ट अपलोड होंगे, तो सबको एक्सेस मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम वही अटेम्प्ट करो जो तुम्हारे काम का है ना, जो काम का नहीं उसको क्यों टाइम वेस्ट करोगे उस पर, ये है। तो तुम जैम वाले फोकस करो, और गेट का टेस्ट भी दे सकते हो चाहो तो, उसमें क्या है कि लेकिन ध्यान रखना जो जैम के सिलेबस के टॉपिक्स वही करो, गेट में एक्स्ट्रा भी हैं, गेट में जैम पूरा सिलेबस 65 मार्क्स का ही आता है गेट में, तो 35 मार्क्स के एक्स्ट्रा गेट में आते हैं, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड और 20 मार्क्स सब्जेक्ट में मल्टीवेरिएट एनालिसिस, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, रिग्रेशन एनालिसिस। सो ये 4 टॉपिक है जो 20 मार्क्स के अराउंड आते हैं उधर, तो वो है, तो उसको छोड़ो, बाकी तुम ट्राई कर सकते हो, जस्ट मतलब प्रैक्टिस पर्पस। बच्चे पूछते हैं ना सर कहाँ से प्रैक्टिस करें, तुम जैम गेट के PYQ भी ढंग से 2-3 बार सॉल्व करोगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा उससे, ये है। और एक बार सब कुछ सॉल्व करना आ गया तो मतलब तुम्हें बहुत सारे अप्रोच कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे मोस्ट प्रोबब्ली कर ही लोगे तुम, ये है। अच्छा 9 बजे तक की क्लास थी ना, इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी चलो इसको कंप्लीट कर देता हूँ ये टेस्ट एटलीस्ट। तो इसको देख लो क्या बोलना चाह रहा है, सिग्मा दे ही रखा ना, छोड़ो सीधा सीधा मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो हमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आउटकम 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो क्विकली बताओ मुझे 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ये देख के 3/4। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 3/4। अब हमें बता रखा है कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 1 है, देखो ब्रैकेट में जो लिखा ना ओमेगा है, एक्चुअली ये होता है x ओमेगा, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू r। तो ये रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू r। तो ये बता रहा है कि सैंपल स्पेस में अगर तुम 1 ले रहे हो ना, जैसे सैंपल स्पेस में अगर 1 ले रहे हो तो x की वैल्यू 1 है, जब सैंपल स्पेस में 2 ले रहे हो, आउटकम जब 2 ले रहे हो तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है, आउटकम जब 3 ले रहे हो तब भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है। तो ये लिखने का वो मतलब है, जब आउटकम 4 ले रहे हो, ये आउटकम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, डोमेन ये है ना, तो इसमें डिफरेंट आउटकम का इमेज क्या है ये लिख रहा है। तो 1 आउटकम का इमेज 1 है, 2 आउटकम का इमेज 2 है, 3 आउटकम का इमेज 2 है, 4 आउटकम का इमेज 3 है ना। तो यहां बोलो x का रेंज क्या है, तो रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट है 1 2 3, ये रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट है, रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो 1 2 3 ही है ये वाला, ये जो लिखा है। अब तुमसे पूछा जाए, पूछा गया, देखो आगे पूछा गया, इसमें बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी जो है x लेस देन इक्वल टू 2 3/4 है। तो अब वैसे आउटकम ढूंढो सैंपल स्पेस में जिसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 थी, बताओ।
यही 3 है ना। तो इसमें ओमेगा में कौन कौन से आउटकम है, इसका मतलब इवेंट आ गया 1 2 3, ये इवेंट है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 दे रखी है। अब ध्यान से देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, तुमसे पूछा क्या है 1/4 का ना, अच्छा 1/4 का पूछा है, आ जाएगा। अच्छा चलो यहां से बताओ, ये ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो और मुझे बताओ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3, ये कितना आएगा। 2/4। तो 3/4 में से 1/4 घट जाएगा, है ना, क्योंकि 1 2 3 तीनों मिला के 3/4 है, 1 का अकेला 1/4 है, तो इसका रहेगा 2/4, 1 वाला घट जाएगा ना। अब तुमसे क्या पूछा है 1/4 पे, तो 1/4 क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 है, तो 2 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 1/4, तो 2 3 की प्रोबेबिलिटी 2/4 है, तो 1/4 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1 - 2/4, जो कि आ गया 2/4 मतलब 1/2, तो 1/2 आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक से इंटरप्रेट करो, ठीक है। सर एक बार हाँ लॉ ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन भी एक्सप्लेन कर दो कि उसको अप्लाई कहाँ पे करें और किस टाइप के क्वेश्चंस में। टोटल एक्सपेक्टेशन जो है 29 28 के बाद 29 भी डाउट था ना, लोगों देख लो। टोटल एक्सपेक्टेशन क्या है, वो जनरली यही जो फॉर्मूला होता है ना, ई वाई को अभी तो लिखा था हमने, ई ऑफ वाई गिवन एक्स, इसको अगर खोलोगे तो जिन लोगों को जानकारी है दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं जी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है समेसन जी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, अगर डिस्क्रीट है तो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन होगा, तो ये होता है। और जी एक्स क्या किसका नाम रखा है मैंने, सो जी एक्स नाम रखा है ई ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, इसी फॉर्मूले का नाम है टोटल एक्सपेक्टेशन। ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये डबल एक्सपेक्टेशन के फॉर्मूले से ही आता है। तो इसको ठीक से लिखूं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल टू समेसन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन। ये इसी फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म है, कुछ नया नहीं है। और टोटल प्रोबेबिलिटी जानते हैं सब लोग, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज थ्योरम ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन। टोटल एक्सपेक्टेशन निकाल रहे वाई का, एक्स इन्वॉल्व हो गया इसमें, अब थ्योरम ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन। इससे भी एक क्वेश्चन मैंने इससे सॉल्व किया ना, इससे भी हो सकता था वो, तुम अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखते यूनिफॉर्म और बाइनोमियल वाला जो क्वेश्चन था, इसमें पीएमएफ लिखो था ना कि एक्स टाइम टॉस करेंगे तो कितनी, मतलब बॉक्स पे बॉल पे लिखा था 1 2 3, तो एक्स को 1 रखो तो 1 आने के 1/3, और अगर एक बार टॉस किया तो हेड आने का एक्सपेक्टेशन क्या है, तो वो निकाल सकते हैं। फिर 2 फिर 3, 3 टर्म में करके इससे भी ओपन हो सकता था। जो क्वेश्चन था कि बॉल पे लिखा है 1 2 3 और हमने उतनी बार कॉइन को टॉस किया जितना उस बॉल पे लिखा हुआ आया, तो वो इस फॉर्मूले से भी हो जाएगा, मैंने उससे सॉल्व किया है। ये चीज़ है सेम ही चीज़। एनीवे ये 28 है, 29 देख लो लास्ट क्वेश्चन। A fair die is rolled repeatedly until we get a 6. Find the expected number of roll condition on the event that none of the previous rolls yield an odd number. तो कह रहा है कि जब तक डाई को रोल किया तब तक कि 6 ना आ जाए, तो ये क्या रैंडम वेरिएबल है, इसका पीएमएफ क्या है, x है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ रोल्स until we get a 6, यही ना। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, ज्योमेट्रिक, तो ज्योमेट्रिक में नंबर ऑफ ट्रायल है, सपोर्ट 1 से स्टार्ट होगा, है ना, मैं ट्रायल लिया हूँ, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स बोल रहा है ना। तो ट्रायल वाले में होता है p q की पावर x - 1, x स्टार्ट विथ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो p है सक्सेस 1/6, फेलियर 5/6। ओके, नाउ they are asking you find the expected number of throws, rolls, है ना, या trials on the condition event that none of the previous trials yields an odd number। तो ये कुछ ऐसा है कि expected of x when x is not odd। अभी तो फॉर्मूला बताया हमने, इसका पीछे बताया था ना, नहीं प्रीवियस रोल नन ऑफ द, हाँ यही है। तो अभी पीछे एक क्वेश्चन था कि x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 15 वाला, पहला क्वेश्चन, Yes, sir.
यस सर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 15, सेम अप्रोच से करो, सेम फॉर्मूला से। नॉट ऑड मतलब एक्स इज इवन, तो ऐसे कर सकते हो। वही चीज़ है, मतलब उल्टा कर लो, जैसे भी कर लो। ई ऑफ एक्स गिवन एक्स इज नॉट ऑड, ऑड अगर ओ सेट बोल दो तो यहाँ पे ई ऑफ एक्स गिवन एक्स इज नॉट ऑड नंबर, ओ मतलब ऑड नंबर है। तो ये वही फॉर्मूला लगाओ जो हमने उसमें लगाए थे 15 के मल्टीपल वाले में, सेम से सॉल्व करके देखो, नहीं तो फिर पूछो कल या 11 बजे डाउट क्लास में। तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। तो कल वही अगला डिस्कशन होगा। कल का क्या होगा, अभी हमने टेस्ट नंबर 11 डिस्कस किया है, तो अगला टेस्ट 12 नंबर भी रैंडम वेरिएबल का ही है, तो कल टेस्ट नंबर 12 डिस्कस होगा। इसका कुछ रह जाएगा तो पूछ सकते हो, ट्राई करके आओ, एंड देन कल 12 टेस्ट नंबर 12। थैंक यू।